हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। और बच्चों, क्या हाल चाल है? बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर जो पढ़ना स्टार्ट किया है वो है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। और बच्चों, इसमें लाइट रिएक्शन जो है उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल पढ़ ली थी। और हमने ये भी पढ़ लिया था कि आखिर किस तरीके से इस प्रोसेस में एटीपी और NADPH2 का फॉर्मेशन होता है, और केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस भी हमने डिटेल में देख लिया था। तो बच्चों, आज हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के साथ में, लाइट रिएक्शन के बाद में डार्क रिएक्शन। तो बच्चों, ये डार्क रिएक्शन जो है वो कौन सा प्रोसेस है? डार्क रिएक्शन जो है उसको हम बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं बच्चों। ये डार्क रिएक्शन जो है इसमें होता क्या है, इसमें CO2 जो है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और ऑर्गेनिक फूड के अंदर, या हम शुगर बोल सकते हैं कि CO2 जो है वो वाटर के साथ में रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो ऑर्गेनिक फूड या शुगर में कन्वर्ट हो रहा है। इसीलिए इस फेज़ को बच्चों हम क्या बोल देते हैं? बायोसिंथेटिक फेज। बच्चों, इस बायोसिंथेटिक फेज में होगा क्या? जो हमने लाइट रिएक्शन में एसिमिलेटरी पावर बनाया था उसका यहाँ पे यूज़ होता है। तो बच्चों, क्या ऐसा बोलते हैं कि डार्क रिएक्शन जो है वो दिन के टाइम पे होती है कि रात के टाइम पे होती है? बच्चों, ऐसा बोलना ठीक नहीं होगा कि डार्क रिएक्शन रात में होती है। डार्क रिएक्शन ऑल्सो अकर्स साइमल्टेनियसली विद लाइट रिएक्शन। इट इज़ नॉट लाइक दिस प्रोसेस इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट। बच्चों, ये प्रोसेस जो है वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होता है, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट। बच्चों, डार्क रिएक्शन जो होता है उसके अंदर लाइट इंडिपेंडेंट एंजाइम्स काम आते हैं। स्ट्रोमा में ये प्रोसेस चलता है, इनडायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट है, और हम बोल सकते हैं कि इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो बच्चों, लाइट रिएक्शन में क्या क्या प्रोडक्ट बना था हमारा? लाइट रिएक्शन के अंदर जो एसिमिलेटरी पावर बन रहा था वो था ATP एंड NADPH2। तो बच्चों, क्या बोल रहे हैं हम कि डार्क रिएक्शन इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट, और इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट दैट आर प्रोड्यूस्ड इन लाइट रिएक्शन, दैट इज ATP एंड NADPH2। तो बच्चों, ये जो डार्क रिएक्शन है ये लाइट पे डिपेंडेंट है। इसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं कि जैसे ही हम लाइट देना बंद करेंगे, इमीडिएटली वी कट ऑफ द लाइट, व्हाट हैपेंस? इट इज़ नॉट लाइक फोटोसिंथेसिस विल डायरेक्टली स्टॉप। कुछ टाइम तक जो फॉर्म्ड ATP और NADPH2 होता है उसको ये यूज़ करता है, और उसके बाद में बच्चों क्या होगा, जो डार्क रिएक्शन वाली प्रोसेस होगी वो स्टॉप हो जाएगी। इसका मतलब लाइट देने के थोड़ी देर बाद में ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, और जब हम दोबारा से लाइट प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम पे डार्क रिएक्शन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये डार्क रिएक्शन वाली प्रोसेस जो है वो, उसके लिए कुछ पॉइंट्स की प्रोसेस इन विच एसिमिलेटरी पावर ऑफ लाइट रिएक्शन आर यूज्ड। It is all in this process CO2 is converted in sugar, so known as biosynthetic phase, and dark reaction occurs in stroma। बच्चों, डार्क रिएक्शन जो है उसका साइट क्या है? वो है स्ट्रोमा, और इसके अंदर एक एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम काम करता है। कौन सा? रुबिस्को एंजाइम। एंड रुबिस्को एंजाइम इज मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम, और प्रोटीन भी बोल सकते हैं हम, एंजाइम और प्रोटीन ऑन अर्थ। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जो हमने डार्क रिएक्शन के बारे में देखी। अब इसके बाद में कि ये डार्क रिएक्शन जो है उसको किसने डिस्कवर किया और किस तरीके से डिस्कवर किया, देखते हैं हम। तो बच्चों, डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए डार्क रिएक्शन के लिए, और जो कैल्विन है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा कि राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट जो होता है वो एक CO2 एक्सेप्टर होता है, और रिएक्शन के अंदर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा था 3 कार्बन का। यानी इन डार्क रिएक्शन इफ फर्स्ट प्रोडक्ट इज 3 कार्बन कंपाउंड, यदि फर्स्ट प्रोडक्ट जो बना वो 3 कार्बन कंपाउंड बना, तो उस साइकिल को हमने क्या बोल दिया? C3 साइकिल। और मोस्ट ऑफ द प्लांट में क्या होता है बच्चों? मोस्ट ऑफ द प्लांट में फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो 3 कार्बन का ही बनता है, C3 साइकिल।
और उन्होंने बाद में कुछ और साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये ऑब्जर्व करना चाहा कि क्या कोई ऐसे भी प्लांट है जिनमें ये फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो 3 कार्बन का नहीं है बल्कि कुछ और है। तो ऑब्जर्व किया कि यदि फर्स्ट प्रोडक्ट 4 कार्बन का बन रहा है, इफ देयर इज 4 कार्बन कंपाउंड फॉर्म्ड बाय फिक्सेशन ऑफ CO2 देन इट इज़ नॉन एज C4 साइकिल। तो इस तरीके से डार्क रिएक्शन में C3 साइकिल, C4 साइकिल और ऐसे एक और CAM पाथवे जो है वो भी डिस्कवर हुआ है। तो बच्चों ये जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारे रिएक्शन चलते हैं एक के बाद एक, और अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली CO2 जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों एक एक करके हम यहाँ पर डिटेल में देखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं C3 साइकिल। तो बच्चों C3 साइकिल या केल्विन साइकिल जो है वो क्या होता है? C3 साइकिल या केल्विन साइकिल है, इनको डिस्कवर किया था किन्होंने? कुछ साइंटिस्ट थे, जैसे केल्विन ने डिस्कवर किया था, केल्विन साइकिल बोलते हैं। केल्विन के अलावा ये एक्सपेरिमेंट में साथ में थे बेंसन एंड बाशम। बच्चों हमारे NCERT में भी ये बात लिखी हुई है कि बाशम ने केल्विन के साथ में मिलकर एक्सपेरिमेंट किया था, और इन्होंने बच्चों एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया था रेडियो एक्टिव कार्बन C14। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक वाटर के अंदर एक आर्टिफिशियल वैक्यूम टाइप का मीडियम क्रिएट किया, जिसके अंदर CO2 जो इंसर्ट किया वो CO2 कौन सा था? रेडियो एक्टिव कार्बन C14 वाला CO2 था। और इसके लिए उन्होंने उस पानी में यूज़ किया क्या? एल्गी। कौन कौन से एल्गी यूज़ किए थे एक्सपेरिमेंट के लिए? क्लोरेला एंड सेंडेस्मस। तो बच्चों केल्विन साइकिल में क्लोरेला और सेंडेस्मस एल्गी जो है वो केल्विन ने यूज़ किया था, और इन्होंने यूज़ किया रेडियो एक्टिव कार्बन इन फॉर्म ऑफ CO2, और जो प्रोडक्ट इनका आया था उस प्रोडक्ट को एनालाइज किया था क्रोमेटोग्राफी या फिर ऑटो रेडियोग्राफी जो मेथड है, टेक्निक्स है, उनको यूज़ करके। और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट बना वो 3 कार्बन का कंपाउंड था। वो कौन सा था बच्चों? वो था 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और इसी की वजह से साइकिल को क्या बोलते हैं हम बच्चों? C3 साइकिल भी बोलते हैं। ये जो साइकिल है वो C3 साइकिल की यदि हम बात करें बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि C3 साइकिल अकर्स इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट। यानी यदि किसी प्लांट में फर्स्ट प्रोडक्ट 4 कार्बन का भी है तो भी उसके अंदर ये साइकिल तो उसके बाद में ज़रूर से चल रहा होगा। इट मीन्स C3 साइकिल अकर्स इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। और इनके अलावा अदर जो पाथवे होंगे वो C4CM होंगे, बट C3 बच्चों कंपलसरी है। और CO2 फिक्स करने के लिए जो एंजाइम काम कर रहा है यहाँ पर, वो एंजाइम में रुबिस्को एंजाइम जैसा कि हमने बात किया था कि स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है, और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन और एंजाइम है 16% ऑफ द क्लोरोप्लास्टिक प्रोटीन्स आर रुबिस्को एंजाइम। और रुबिस्को एंजाइम का पूरा नाम है राइबोलोज बिसफॉस्फेट C4 कार्बोक्सिलेज एंड O4 ऑक्सीजनेज। बच्चों ये 2 गली किस्म का एंजाइम है। इट मीन्स व्हाट कि ये यदि CO2 की एक्सेस है तो कार्बोक्सिलेज का काम करेगा, बट यदि ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाए तो उस केस में ये क्या करने लग जाता है बच्चों? ये ऑक्सीजन को ऐड करना स्टार्ट कर देता है, जिसको हम बोल देते हैं ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से C3 साइकिल जो है वो डिस्कवर की गई थी। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप ध्यान रखेंगे कि किसने डिस्कवर किया? केल्विन ने, उनके साथ में बेंसन और बाशम जो है वो भी वर्क कर रहे थे। इन्होंने रेडियो एक्टिव कार्बन C14 यूज़ किया था और एक्सपेरिमेंट किया था ग्रीन एल्गी, क्लोरेला और सेंडेस्मस के ऊपर। ऑटो रेडियोग्राफी और क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ करके इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को एनालाइज किया था। और बच्चों ये C3 साइकिल जो है वो सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे, चाहे वो C3 है या C4 है या CAM प्लांट है। और इसमें काम आने वाला जो एंजाइम है रुबिस्को, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलने वाला मोस्ट अबंडेंट टाइप का एंजाइम जो है वो होता है, और क्लोरोप्लास्ट में अराउंड 60% जो है वो रुबिस्को एंजाइम होते हैं। और रुबिस्को एंजाइम जो है वो एक दोगला एंजाइम है, और रुबिस्को एंजाइम जो है उसकी एक्टिविटी कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों होती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ऑक्सीजनेज का काम करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बाई फंक्शनल एंजाइम। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं केल्विन साइकिल को डिटेल में। तो बच्चों केल्विन साइकिल जो है उसके 3 स्टेप्स हैं, 3 मेन स्टेजेस में इसको डिवाइड किया है केल्विन साइकिल को। और बच्चों वो 3 स्टेज कौन कौन से हैं? पहला होता है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा होता है रिडक्शन और तीसरा होता है रीजनरेशन। यानी कि केल्विन साइकिल के जो स्टेप्स हैं वो स्टेप नंबर 1 कार्बोक्सिलेशन, स्टेप नंबर 2 reduction, and step number 3 regeneration।
तो बच्चों ये 3 स्टेप जो है उसके अंदर ये केल्विन साइकिल चल रही है। अब हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं कि सबसे पहले जो फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर है, सबसे पहले जो CO2 को एक्सेप्ट करने का काम करता है वो है कीटो शुगर, 5 कार्बन का कीटो शुगर, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, इसको हम RUBP भी बोल देते हैं, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। बच्चों जो ये RUBP है वो एटमॉस्फेरिक CO2 और CO2 से रिएक्ट करता है, वाटर भी इस रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो उससे ये रिएक्ट करेगा और इससे RUBP से CO2 का ऐड होना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम कार्बोक्सिलेशन। ये फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन हो गया। बच्चों इस रिएक्शन में यदि हम चाहते हैं कि एक ग्लूकोज बनाए, तो आपको पता है कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए CO2 कितने चाहिए बच्चों, 6। तो यहाँ पर हमको चाहिए ये CO2 और H2O जो है वो रिएक्शन के अंदर 6। यदि 6 CO2 रिएक्ट करें तो RUBP के भी कितने मॉलिक्यूल्स काम करेंगे, 6। तो इस तरीके से कार्बोक्सिलेशन हुआ और 3 कार्बन का एक एसिड बना यहाँ पे, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट, इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं 3PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और फॉस्फोग्लिसरेट। बच्चों 6 यहाँ पर 6 RUBP यूज हो रहे हैं और 6 जो है वो CO2 यूज हो रहे हैं। RUBP के अंदर कितने कार्बन है, 5 कार्बन, CO2 का 1 कार्बन, दोनों ऐड होंगे 6 कार्बन बनेगा। लेकिन वो ब्रेक हो जाता है और इंटरमीडिएट जो इसका प्रोडक्ट बन रहा है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, वो 3 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है 3PGA। तो बता सकते हो बच्चे कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, RUBP CO2 6 कार्बन, 3 के 2 बनने चाहिए। यदि हम यहाँ पर 6 RUBP और 6 CO2 ले रहे हैं तो कितने फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेंगे बच्चों, 12। समझ लो बच्चों, कैलकुलेट कर सकते हो। 5 कार्बन का शुगर है ये, तो 6 5 30 प्लस 6 36 कार्बन होने चाहिए हमारे पास यहाँ पर। तो 3PGA 3 कार्बन का 3 12 36। तो बच्चों बैलेंस रही है। इस स्टेप को क्या बोलते हैं हमने, कार्बोक्सिलेशन। फिर क्या होता है बच्चों, ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। एसिड का मतलब कौन सा ग्रुप होता है बच्चों, यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, COOH ग्रुप है। ये कन्वर्ट हुआ ट्रायोस फॉस्फेट, ट्रायोस फॉस्फेट का मतलब एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप। सपोज ये कन्वर्ट हो गया COOH ग्रुप से CHO, जो फॉस्फेट ग्रुप है वो ट्रायोस फॉस्फेट है, उसके अंदर जो ग्रुप है वो कौन सा है, वो CHO ग्रुप है। तो बच्चों COOH से CHO बनना, बता सकते हैं क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। बच्चों एक ऑक्सीजन खत्म हो गया है, गायब हो गया है, यहाँ पर होगा क्या, रिडक्शन। तो इसीलिए जो सेकंड स्टेप यहाँ पर आप देख रहे हैं उसमें 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो 3PGA में PGAL में कन्वर्ट हो जाता है, इससे बनता है 3PGAL, या फिर दूसरा कंपाउंड होता है यहाँ पे DHAP। और ये जो दोनों कंपाउंड हैं वो 3 कार्बन के शुगर हैं, ट्रायोस फॉस्फेट हैं, एसिड से एल्डिहाइड या कीटोन बन रहा है, तो बच्चों क्या होगा, रिडक्शन होगा। दूसरा स्टेप क्या है यहाँ पर, रिडक्शन। अब इस रिडक्शन स्टेप में बच्चों ये मल्टीपल स्टेप वाली रिएक्शन है और इसके अंदर कुछ स्टेप में ATP भी कंज्यूम होते हैं, कुछ में NADPH2 भी कंज्यूम होते हैं। 12 मॉलिक्यूल यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ट्रायोज में भी 3 कार्बन, इट मीन्स मॉलिक्यूल तो टोटल 12 ही होंगे और यहाँ पर 12 ATP और 12 NADPH2 जो है वो कंज्यूम हो जाएगी कुछ इस तरीके से। अल्टीमेटली क्या हुआ कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रिड्यूस हुआ, रिड्यूस करने के लिए खर्च हुआ है NADPH2। बच्चों यही वो एसिमिलेटरी पावर है जिसकी हम बात कर रहे थे कि लाइट रिएक्शन में जो एसिमिलेटरी पावर बनता है वो डार्क रिएक्शन में यूज़ होता है। वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 12 ATP और 12 NADPH2 एसिमिलेटरी पावर यहाँ पे यूज़ हुआ है, किसके लिए, ये रिडक्शन वाली प्रोसेस के लिए NADPH2 रिडक्शन करने में हेल्प कर रहा है। अल्टीमेटली क्या हुआ, शुगर बन गया। बच्चों यदि यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल में से 2 ट्रायोज निकल जाएँ तो क्या एक ग्लूकोज बन जाएगा, यानी 12 में से 2 मॉलिक्यूल निकल गए तो क्या बन जाएगा, एक ग्लूकोज बन जाएगा। और ऐसे ही ग्लूकोज जो है वो बाद में कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, आपस में जुड़ के सुक्रोज, स्टार्च ये सब बनाएंगे। तो यदि यहाँ पर एक ग्लूकोज बाहर निकला, यानी टोटल 36 कार्बन थे, 6 कार्बन निकल गए, कितने बचे, 30 कार्बन बचते हैं बच्चों। और ये 30 कार्बन डिफरेंट रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP। क्या ये 30 कार्बन है बच्चों, 5 कार्बन का प्रोडक्ट है, 6 मॉलिक्यूल्स, 6 पंजे 30, 30 कार्बन, यस बच्चों। तो यहाँ पे ये जो 30 कार्बन बचा वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, RUBP के अंदर। तो कंप्लीट हुई प्रोसेस कौन सी, रीजनरेशन। और रीजनरेशन प्रोसेस जो होती है बच्चों, इसके अंदर भी ATP कंज्यूम होती है, 6 RUBP बनाने के लिए 6 ATP कंज्यूम हो जाता है। तो इस तरीके से कार्बोक्सिलेशन, देन रिडक्शन और रीजनरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है।
कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में CO2 ऐड होता है, रिडक्शन प्रोसेस में एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है बच्चों वो क्या हो रही है, 12 ATP प्लस 12 ATP प्लस 12 NADPH2 कंज्यूम हो रहा है। रीजनरेशन प्रोसेस में भी कंज्यूम हो रही बच्चों एनर्जी 6 ATP कंज्यूम हो रहा है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो डार्क रिएक्शन वाली प्रोसेस चलती है बच्चों, इस डार्क रिएक्शन के अंदर कार्बोक्सिलेशन होता है, रिडक्शन होता है, जिसमें एनर्जी कंज्यूम होकर ट्रायोस फॉस्फेट बनते हैं, उससे एक शुगर बाहर निकल जाता है और बाकी रीजनरेट हो जाते हैं वापस से RUBP के अंदर जो प्राइमरी एक्सेप्टर था CO2 का, और ये प्रोसेस बार बार चलती रहती है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं बच्चों कि 6 बार ये प्रोसेस चली है तो एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ है। यदि यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि एक बार में एक CO2 फिक्स होता है तो 6 टाइम में 6 CO2 फिक्स होकर के 1 ग्लूकोज या फ्रक्टोज बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रोसेस के लिए अब एक बार हम देखते हैं एनर्जी कैलकुलेशन कि आखिर इस प्रोसेस में एनर्जी कितना खर्च होता है। तो एनर्जी कैलकुलेशन देखो बच्चों कि सबसे पहले इसके अंदर जो ATP कंज्यूम हुआ बच्चों वो कितना है, ATP कंज्यूम्ड। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 12 ATP और 6 ATP ऐसे कंज्यूम हो रहे हैं, यानी 12 ATP रिडक्शन वाली प्रोसेस में एंड 6 ATP रीजनरेशन वाली प्रोसेस में, यानी टोटल 18 ATP जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है। बच्चों यहाँ पर जो 12 ATP है वो सपोज डार्क रिएक्शन से मिला, 12 ATP सपोज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन से मिला, तो बाकी जो कम पड़ते हैं जो बचते हैं उन्हें लाइट रिएक्शन वाले ATP जो है उनको यूज़ कर लिया जाता है। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी ATP का डेफिसिट होगा इस रिएक्शन में वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन के थ्रू ऑब्टेन किया जाएगा। और बच्चों ATP के अलावा NADPH2 जो है वो भी कंज्यूम हो रहा है, तो NADPH2 कंज्यूम्ड कितने हो रहे हैं, 12 NADPH2। और बच्चों यदि हम ऐसा मान के चलें कि 1 NADPH2 इज इक्वलेंट टू 3 ATP, ओनली फॉर द कैलकुलेशन पर्पज़, यदि हम मान के चले कि एक NADH2 जो है वो 3 ATP के बराबर है बच्चों, तो टोटल कितने ATP कंज्यूम हो गए NADPH2 की फॉर्म में, इक्वलेंट टू 36 ATP। तो बच्चों अब बारी आती है टोटल कंजम्पशन की कि आखिर C3 साइकिल में टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम होता है। टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर 1 ग्लूकोज सिंथेसिस, एक ग्लूकोज बनाने के लिए टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है बच्चों, 18 तो ATP प्लस 12 NADPH2 इक्वल टू 36 ATP। तो ATP की फॉर्म में यदि हम आंसर दें तो ये हो जाते हैं 54 ATP। यानी इस प्रोसेस में 6 CO2 को फिक्स करने के लिए या एक ग्लूकोज बनाने के लिए बच्चों 54 ATP जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको ये C3 साइकिल जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। बट एक बार हम देखते हैं इस प्रोसेस को डिटेल में कि आखिर C3 साइकिल के अंदर जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, यदि हम इन रिएक्शन को एक एक स्टेप को डिटेल में पढ़ें तो वो कैसा होता है। तो बच्चों डिटेल में देखते हैं हम कि सबसे पहले जो CO2 को एक्सेप्ट कर रहा है, CO2 का जो एक्सेप्टर है वो कौन है, वो है RUBP। RUBP का मतलब क्या है, यहाँ पे राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। बच्चों ये एक कीटो शुगर है जो सबसे पहले CO2 को एक्सेप्ट करता है, और इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं हम, कार्बोक्सिलेशन। CO2 प्लस H2O ये आया और इसको एक्सेप्ट किया किसने, RUBP ने। कौन से एंजाइम की हेल्प से बच्चों, रुबिस्को एंजाइम की हेल्प से। और यदि हम रिएक्शन को बैलेंस वे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर 6 RUBP जो है वो रिएक्शन को स्टार्ट करेगा और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 जो है वो इसके साथ में ऐड होंगे। अल्टीमेटली जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है बच्चों वो 3 कार्बन का होता है और वो है 3 PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है बच्चों, ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 12 मॉलिक्यूल्स। क्यों बच्चों 12 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्यों बन रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि RUBP के अंदर 5 कार्बन है तो 6 मॉलिक्यूल, टोटल 30 कार्बन यहाँ पे हो गए, 6 कार्बन यहाँ पे हो गए, 36 कार्बन होने चाहिए। तो 3 कार्बन के कितने, 12 मॉलिक्यूल, यानी 3 कार्बन के 12 प्रोडक्ट्स जो हैं वो बन जाएंगे। 3 PGA जो है बच्चों वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, 1,3 बाई PGA के अंदर।
1,3/PGA। बच्चों यहाँ पर आपको आइडिया लग रहा है कि 3PGA कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, 1,3/PGA के अंदर। इसका मतलब कहीं से फॉस्फेट ग्रुप इसके पास आया होगा, और वो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो इसको कौन देता है बच्चों, वो ग्रुप देता है इसको ATP। यानी यहाँ पर ATP कंज्यूम हुई, ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट हुआ, और फॉस्फेट जो है वो PGA को मिला। तो कितने मॉलिक्यूल्स बच्चों, 12 मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से 12 ATP जो है वो यहाँ पर इस स्टेप में कंज्यूम हुआ है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में ये जो 1,3/PGA है बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाता है 1,3/PGAL में, 1,3/PGAL। बच्चों जैसे कि हम बात कर रहे थे, एसिड जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी COOH ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, CHO ग्रुप में। ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चों? यदि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन के लिए प्रोसेस में क्या होगा सॉरी बच्चों, रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर COOH ग्रुप होगा एसिड का, और एल्डिहाइड का CHO ग्रुप होगा, तो ऑक्सीजन निकल रहा है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यहाँ पर रिडक्शन होगा। ये जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन की प्रोसेस के लिए कौन हेल्प करेगा इसको? NADH2। NADPH2 के पास जो 2 हाइड्रोजन है वो इसको दे देगा। तो यहाँ पर जो 12 NADPH2 जो है वो यहाँ पर कंज्यूम हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो गया? NADPH में। तो बच्चों यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 जो है वो यूज़ हो जाते हैं, रिडक्शन हो जाता है, NADP में कन्वर्ट हो जाता है। बच्चों 1,3/PGAL जो है वो अपना इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो रिलीज़ कर देता है। बच्चों मॉलिक्यूल जो है वो सबके 12 हैं, ये अपना इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज़ कर देता है और कन्वर्ट हो जाता है 3PGAL में। 3PGAL कितने मॉलिक्यूल बनेंगे बच्चों? बनेंगे 12 मॉलिक्यूल। और ये PGAL जो है वो कन्वर्ट होता रहता है अपने प्रोडक्ट के अंदर, दूसरे प्रोडक्ट आइसोमर के अंदर, वो है DHAP। और बच्चों ये PGAL और DHAP जो हैं यही 3 कार्बन के शुगर है, ट्रायोज फॉस्फेट हैं। जैसा कि लास्ट जो हमने साइकिल पढ़ा था शॉर्ट में, उसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रायोज फॉस्फेट बन रहा है, तो वो ट्रायोज फॉस्फेट कौन सा था? PGAL और DHAP। ये जो 12 PGAL और DHAP है बच्चों, मैं इसको थोड़ा ओपन करके लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो बच्चों मैंने कुछ इस तरीके से इनको ओपन करके लिख दिया कि 2 PGAL, 2 DHAP, 3 PGAL, 3 DHAP, 2 PGAL, 2 2 3 3 2। आप टोटल करेंगे इसको, 12 है ये, 2 4 3 7 3 10 2 12, यानी 12 PGAL और DHAP के मॉलिक्यूल यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। अब बच्चों रिएक्शन कैसे होती है कि जैसे PGAL और DHAP ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। यदि ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो 3 कार्बन क्या बन जाएगा? 6 कार्बन। तो 6 कार्बन के 3 प्रोडक्ट बन गए, और बच्चों वो है फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट। क्या बन गया बच्चों? फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो गया। अब इसमें से इमीडिएटली क्या होता है? एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाता है और ये प्रोडक्ट बन जाता है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। कितने मॉलिक्यूल बने हैं बच्चों? फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स बन गए हैं यहाँ पर। अब 3 में से एक मॉलिक्यूल जो है वो तो हमारा एज प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा, यानी एक फ्रक्टोज जो है वो तो बाहर निकल गया। बचे कितने? 2 बच गए बच्चों। एक यदि फ्रक्टोज ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली सुक्रोज या स्टार्च बनाने में काम आ जाएगा। बचे यहाँ पर 2 फ्रक्टोज। ये 2 फ्रक्टोज जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ में? PGAL के साथ में। बच्चों यहाँ पर ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्ट करने के बाद में जब ये दोनों फ्यूज होते हैं तो एक 6 कार्बन, एक 3 कार्बन, 9 कार्बन हो गया, और वो ब्रेक हो जाता है बच्चों 2 पार्ट के अंदर। क्या क्या बन जाते हैं? एक 9 को यदि हम बीच में से ब्रेक करें तो एक 5 हो सकता है, एक 4 हो सकता है। तो 4 वाला प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट, एंड 5 वाला जो बनता है प्रोडक्ट बच्चों वो है ज़ैलुलोज 5-फॉस्फेट। बच्चों कितने कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, क्या आप बता सकते हैं? इस प्रोसेस के अंदर बच्चों यहाँ पर फ्रक्टोज जो है उसके 3 मॉलिक्यूल में से एक निकल गए, यानी बचा कितना है इस रिएक्शन के लिए? यहाँ पे बचा है 2, यानी 6 2 12 कार्बन ये है, और
3 टू 6 कार्बन, ये यानी टोटल 18 कार्बन होने चाहिए। यदि ये दो दो प्रोडक्ट बन जाएगा तो 5 टू 10, 4 टू 8, तो इस तरीके से टोटल 18 हमारा बैलेंस हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब ये जो एरिथ्रोज फॉस्फेट बना है ये रिएक्ट करता है किससे? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से। बच्चों ये 4 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, 7 कार्बन का कुछ प्रोडक्ट बनेगा और उस प्रोडक्ट का नाम है सीडो हेप्टुलोज 17 बाइफॉस्फेट। सीडो हेप्टुलोज 17 बाइफॉस्फेट प्रोडक्ट जो है वो बन रहा है। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 2, क्योंकि 2 एरिथ्रोज है, 2 DHAP हैं, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा? 7 कार्बन का, ये भी 2 बनेगा बच्चों। और फिर हर बार की तरह यहाँ पर भी एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? सीडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट के अंदर। तो बच्चों ये बन गया सीडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। और जब ये सीडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट फिर से रिएक्ट करेगा किससे? PgAl से, तो 7 and 3 टोटल कितने कार्बन हुए? 10 कार्बन। तो बच्चों ये जो सीडो हेप्टुलोज है वो PgAl से रिएक्ट कर रहा है यहाँ पर, तो 7 कार्बन, 3 कार्बन, 10 कार्बन हुआ। हमें इसे बीच से ब्रेक कर देना है, तो क्या बन जाएगा? 2 प्रोडक्ट बनेंगे 5 कार्बन के। एक बन जाता है बच्चों ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट और दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पर बच्चों बन जाता है राइबुलोज 5 फॉस्फेट। कितने कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे बच्चों? जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2 सीडो हेप्टुलोज और 2 PgAl काम कर रहे हैं, यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं, तो ज़ाइलुलोज और राइबुलोज के कितने कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे? इनके भी 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। अब बच्चों हम देख रहे हैं कि सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन वाला स्टेप हुआ, फिर रिडक्शन वाला स्टेप हुआ, और रिडक्शन के बाद में जब इधर से ग्लूकोज मिल गया उसके बाद बाकी सारे मॉलिक्यूल जो है वो रीजनरेट हो रहे तो क्या बनना चाहिए? 5 कार्बन का कोई कंपाउंड बनना चाहिए, जो कि यहाँ पे बन रहा है ज़ाइलुलोज, राइबुलोज, ज़ाइलुलोज। ठीक है, अल्टीमेटली 5 कार्बन का कंपाउंड बन गया है, यानी रीजनरेशन हो चुका है। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर? ये जितने भी, यानी कि 2 और ये वाला 2, टोटल हो गए 6 मॉलिक्यूल्स बन गए 5 कार्बन के। कौन से? राइबुलोज 5 फॉस्फेट। बच्चों ये राइबुलोज 5 फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको? यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं। और यही राइबुलोज 5 फॉस्फेट जो है वो बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब भी ये कन्वर्ट होगा तो क्या फिर से, क्योंकि यहाँ पे राइबुलोज के पास में सिर्फ एक फॉस्फेट है, उससे हमें बाइफॉस्फेट बनाना है, तो क्या ATP कंज्यूम होगी बच्चों? यस। और वो ATP के लिए कितने मॉलिक्यूल ATP के यहाँ पे कंज्यूम होंगे? 6 मॉलिक्यूल, जो कि इसको फॉस्फेट दे करके बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो बच्चों इस तरीके से आप देख रहे हैं कि प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें एक बार मैं आपको सारी बातें विद एंजाइम बताते जाता हूँ। स्टेप नंबर 1 कार्बोक्सिलेशन, जिसमें RuBP CO2 से रिएक्ट कर रहा है और फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है 3-PGA। कौन से एंजाइम की हेल्प से? बच्चों यहाँ पर एंजाइम काम कर रहा है रुबिस्को, राइबुलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। बच्चों जब भी किसी रिएक्शन में CO2 ऐड होती है तो एंजाइम का नाम होता है कार्बोक्सिलेज। फिर यदि कोई भी रिएक्शन बच्चों आप पढ़ते हैं इसमें ATP यूज होती है, बनती है सबस्ट्रेट लेवल पे, तो वहां पर एंजाइम का नाम होता है काइनेज। तो सेकंड स्टेप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें 3-PGA से 1,3-बाई-PGA बना। ये इसके अंदर ATP जो है वो कंज्यूम होगी 12 ATP और काइनेज एंजाइम काम करेगा। इसी तरीके से बच्चों यदि कोई भी रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें रिडक्शन होता है या ऑक्सीडेशन होता है, जहाँ NADPH2 यूज होगा या प्रोड्यूस होगा, वहां पर एंजाइम का नाम जो है बच्चों वो होता है डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है बच्चों, तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पर काम कर रहा है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकालने का काम जो है वो फॉस्फेटेज एंजाइम काम कर लेते हैं। फॉस्फेटेज एंजाइम जो उससे यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा, PgAl बना, PgAl से जब DHAP बनेगा तो यहाँ पर एंजाइम काम करेगा आइसोमरेज और अल्टीमेटली ट्रायोस फॉस्फेट बन गए बच्चों। ये ही पूरी स्टेप जो है वो कौन सी है? रिडक्शन। कहाँ से? PGA से ट्रायोस फॉस्फेट बनने तक का स्टेप जो है वो रिडक्शन है, जहाँ पे NADPH2 जो है वो यूज हुआ है और 12 ATP जो है वो भी यूज हुआ है। ठीक है बच्चों,
अब इसके बाद में स्टार्ट होगा रीजनरेशन। ये जो ट्रायोस फॉस्फेट बने, इसमें से 2 ट्रायोस फॉस्फेट जो हैं वो बनाते थे हमारा प्रोडक्ट क्या, ग्लूकोज, और जो कि कन्वर्ट हो जाएगा किस में, सुक्रोज में, या फिर स्टोर होगा किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। तो वो सब चलेगा। और बाकी रेस्ट जितने भी बचे, यानी 12 में से कितने बचे, 10 ट्रायोस फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वापस से आरयूबीपी में। उस स्टेप को बोलेंगे हम रीजनरेशन। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, जब पीजीएल और डीएचएपी आपस में रिएक्ट करते हैं तो एंजाइम काम करता है एल्डोलेज। जब भी पीजीएल डीएचएपी रिएक्ट करते हैं और कोई कीटोज बनता है तो एल्डोलेज होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकालने वाला एंजाइम। मैंने अभी बताया आपको फॉस्फेटेज। यदि एक कीटो और एक एल्डोज शुगर रिएक्ट करे, दूसरा कीटो और एल्डोज शुगर बनता हो, कोई भी ऐसी रिएक्शन होगी, तो वहां पर एंजाइम का नाम होगा ट्रांस कीटोलेज। तो बच्चों यहाँ पर एंजाइम कौन सा काम कर रहा है, ट्रांस कीटोलेज, जिसके थ्रू फ्रक्टोज जो कीटो शुगर है और पीजीएल जो एल्डोज शुगर है वो दूसरा कीटोज यानी एरिथ्रोज और एल्डोज जाइलोज बना रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में बच्चों एरिथ्रोज और डीएचएपी ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, सीडोहेप्टुलोज, यानी एक एल्डिहाइड और एक कीटोन रिएक्ट कर रहा है, बड़ा कीटोन बना रहा है एल्डोलेज। एंजाइम काम करेगा। फॉस्फेट रिमूव करने वाला एंजाइम यहाँ पर फॉस्फेटेज है बच्चों। और फिर से यहाँ पर जब सीडोहेप्टुलेज और पीजीएल रिएक्ट करते हैं तो एक कीटो एक एल्डो शुगर रिएक्ट कर रहा है, एंजाइम का नाम क्या होगा, ट्रांस कीटोलेज। और ये 2 कंपाउंड एक एल्डोज और एक कीटोज में ब्रेक हो जाता है। फिर बच्चों इसके बाद में जाइलोज और जाइलोज जो है वो राइबोलोज में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों। यहाँ पर एंजाइम जो होगा वो फिर से आइसोमरेज कैटेगरी का होगा, आइसोमरेज। ऐसे ही राइबोज जो है वो राइबोलोज में कन्वर्ट होगा तो एंजाइम होगा एपीमरेज। और बच्चों फिर फाइनली जब राइबोलोज 5-फॉस्फेट बनता है तो ये बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, किसके थ्रू, एटीपी कंज्यूम करके। एंजाइम कौन सा होगा बच्चों, काइनेज। तो बच्चों ये जो है वो केल्विन साइकिल जो है वो हमने डिटेल में भी देखा। और इस तरीके से अल्टीमेटली क्या बन जाता है, शुगर का फॉर्मेशन हो जाता है स्ट्रोमा में। और इस प्रोसेस के अंदर 12 N6 18 ATP कंज्यूम हो गए और 12 NADPH2 कंज्यूम हो गए। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने डिटेल में पढ़ा है कि C3 साइकिल क्या होता है। डार्क रिएक्शन का एक प्रोसेस जो है वो आज हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से स्ट्रोमा में फूड का सिंथेसिस होता है। और बच्चों डार्क रिएक्शन के जो अदर प्रोसेस है वो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।